एक्सरसाइज में भी करना ज़रूर चाहिए। आपको जो समझ में आए और जो अच्छा लगे वो करो। ये कि अगर आपने आधा घंटा या 1 घंटा फ़ोन में रील्स देखी हैं, तो उसमें से ना बंद करने के बाद एक बार दिमाग में जल्दी से रिवाइंड कर लिया कीजिए कि इस 1 घंटे में आपको मिला क्या? देख रहे हो, मान लीजिए आपकी जॉब ऐसी है, आपका लाइफ़स्टाइल ऐसा है, आप पूरा दिन नहीं हँसे, लेकिन आपने रील देखी और आपको हँसी आई, तो भी आपका वर्थ हो गया देखना। कोई रील आइडिया आपको मिल गया, अपनी एक प्लेलिस्ट बना लीजिए रील आइडियाज़ करके कि हाँ, ये अच्छी है, ये मैं बना सकती हूँ। आपको कोई साउंड पसंद आई कि जिस पे आपको लगता है कि आप उस साउंड पे बना सकते हो, आप वो साउंड सेव कर लो। तो कहने का मतलब सिर्फ़ बिना सोचे समझे ऐसे-ऐसे स्क्रॉल करने की बजाय उसको कुछ प्रोडक्टिव बना लो, तो वो 1 घंटा भी आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, जो आपको फ़ोन देखना है, रील देखनी है, लेकिन वो भी आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। तो अब बच्चे को छलावे में नहीं रखना। भले आपकी बेटी 4 साल की है, अब उसको आपको रियलिटी बता देनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मतलब मेरे सामने ये स्थिति आती तो मैं यही करती। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। मैं आ रही हूँ स्कूल से वापस और आज का जो टास्क है, अभी खाना वगैरह खा के बच्चों का पढ़ाई का जो भी अपडेट है वो उन्हें बता के देख के और उसके बाद जो फ़ोन में से काम है वो करेंगी। मुझे जाना है अभी पास वाली शॉप पे, जो मेरी दीदी का पोता हुआ था। मैंने आपको वैष्णो देवी से आके जो व्लॉग था उसमें दिखाया था, उसके लिए उसका हवन है, जसूटन जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, नामकरण संस्कार कहना चाहिए। तो वो मुझे उसके लिए कपड़े जो हैं वो मैंने सोचा है कि बजाय 5-6 जोड़ी लेने के इतने छोटे बच्चे के, अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो मैंने एक गिफ्ट वाला पैक लिया है इसमें पहनने के लिए टॉप और बॉटम है, साथ में ईयरबड्स हैं, बेबी सोप है, बेबी टाल है, इस तरीके की चीज़ें मिला के इन्होंने एक ये गिफ्ट सा बना दिया। तो ये मुझे ठीक लगा और जिस शॉप से लेती हूँ वहाँ के रिलायबल है वो, तो प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। इसे ला के रख दिया। उसके बाद बच्चों को काम दे के ही गई थी, तो फिर मैंने की थी एडिटिंग। 2-3 वीडियो जो वैष्णो देवी से आने के बाद नहीं एडिट हो पा रही थी वो मैंने की। फिर मेरे को हो गई थी आज लेट, मैं बर्तन वगैरह के लिए नहीं उठी। पहले मैंने एडिटिंग ही कर ली ताकि समय से जो है वो शॉर्ट पहुंच जाए, वरना चक्राता के भी और उससे पहले वाली ट्रिप की भी कुछ क्लिप्स पड़ी हुई हैं जो एडिट ही नहीं हो पाई। शॉर्ट्स के लिए मैंने बनाई थी, तो इस बार मैंने सोचा कि पहले 2-3 जो भी ज़रूरी मतलब जो मेरा बहुत मन था बनाने का वो वाली बना लेती हूँ। तो ये मैंने बना भी दी, आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल गई होगी और यूट्यूब पर भी। तो मुझे ये बहुत पसंद आई जो वैष्णो देवी की मैंने जितनी भी रील बनाई हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखी हैं तो देख लीजिए और फिर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट मतलब सब काम निपटा के जब 7 बजे करीब आई थी किचन में, दीपक जला के फिर मैंने सबसे पहले धोए दोपहर तक के बर्तन। अब ये बर्तन धोने के बाद ना रात को जब 9:30 के करीब मैं किचन दोबारा साफ़ करती हूँ, तब का काम हल्का हो जाता है। तो अगर बर्तन कुकिंग वाले भी गंदे हैं या नहीं भी हैं, कोशिश यही रहती है कि पहले इतने बर्तन धुल जाएं। अब सब्ज़ी में बनेगा ये कुंदरू। अब ये परवल के जितना साइज़ है, लेकिन ये कुंदरू है और इसमें मैंने बर्तन धोने के बाद 8 बजने में 20 मिनट हो रहे हैं जब मैं फाइनली मतलब कुकिंग में लगी हूँ अब। ठीक है, तो ये नई सी सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा मतलब मैंने देखी नहीं यूजुअल घरों में बनती हुई। तो ये लेकिन जब मैंने बनाई ना तो सबको बड़ी पसंद आई। अंदर से ना खीरे जैसी निकलती है, कभी लाइट ग्रीन होती है और थोड़ी सी पकी हुई हो तो इस तरीके की जैसे अब आपको दिख रही है। तो इसके दोनों साइड से हल्का हल्का सा कट लगा के वो डंठल सा निकल जाएगा। उसके बाद 4 पीस या और पतले भी आप कर सकते हो और इस तरीके से इसकी चॉपिंग होती है। धोने के बाद आप इसको चॉप कर लीजिए, ना कोई इसमें बीज निकालना है ना छिलका निकालना है। और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ जाती है वो जाती है सिर्फ प्याज। तो बड़ी सिंपल सी सब्ज़ी है और जल्दी जब बनाना होता है कुछ और कुछ यम्मी सा भी खाना है तो आप इसको बना सकते हो। इवन जैसे करौंदे और मिर्च होते हैं ना, कि आपने सादी सब्ज़ी या दाल बनाई है, उसके साथ आपको कुछ चाहिए टेस्ट मेकिंग के लिए, तो भी आप इस सब्ज़ी को यूज़ कर सकते हो। अब प्याज इतने भुन रही थी, फिर मैंने इसमें काट दिए हरी मिर्च। ये दोनों चीज़ें इसमें जाएंगी, बाकी कुछ नहीं जाएगा। और कई बार जो है वो कमेंट आ रहे थे कि स्टील की कढ़ाई जो है वो मैंने यूज़ करनी लगभग बंद सी कर दी है, क्यों? इसमें देखो एक दिक्कत आ रही थी मुझे जो स्टील की कढ़ाई में थी। तो जब तक नॉन स्टिक वाली नहीं आई थी जब तक मैं इसमें रेगुलर बना रही थी, लेकिन अब नॉन स्टिक में जो मुझे फ़ायदा नज़र आता है, एक तो स्क्रैच प्रूफ है तो अब वो जल्दी कहीं जाएगी नहीं, प्रेस्टीज वाली है। दूसरी चीज़ उसमें कम चिकने में भी सब्ज़ी बिल्कुल लगती नहीं है।
और स्टील वाली में अगर कम चिकना है तो मैं कितनी भी गैस धीमी कर लूँ, थोड़ी सी सब्ज़ी लग जाती थी हमेशा। इवन कई कमेंट भी आए थे कि रोज़ आपकी सब्ज़ी जो है वो जल जाती है। तो वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं था, नीचे-नीचे की काफ़ी हद तक वो ब्राउन सी हो जाती थी। हालाँकि इतनी नहीं जलती कि स्वाद ख़राब हो जाए, छूट जाती है, लेकिन हाँ, देखने में स्पेशली व्लॉग में ऐसा लगता है कि सब्ज़ी जो है वो जल गई है, लेकिन स्वाद ठीक रहता है। अब मैंने इसमें जो है कुंदरू में प्याज़ और हरी मिर्च भूनने के बाद ना कुंदरू डाल देने हैं और वही सिंपल बेसिक मसाले डाले हैं सारे, और फिर गूँथ लिया है आटा। पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। अब ये तेल में ही हल्की-हल्की पकेगी। गैस बिल्कुल धीमी है। अभी तक ये नहीं लगी है, लेकिन इतने सब्ज़ी बनेगी ये हल्की-हल्की लगनी शुरू हो जाएगी। तो स्टील की कढ़ाई अगर आपका इसमें कुछ आप तरी वाला बना रहे हो तो बढ़िया है, या फिर आपको ऑयल जो है वो उस हिसाब से इसमें डालना पड़ेगा ताकि ये सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल लगे नहीं। ख़ैर, अब सब्ज़ी इतने होगी, इतने में रोटी जो है वो सेकना शुरू कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी निकली प्लेटों में और उसके बाद ही मैं रोटी सेकूँगी। इधर सब्ज़ी छुक गई है तो ये देखते रहेंगे, बीच में मेरे हस्बैंड भी चक्कर लगा देते हैं। तो ये कुंदरू जो हैं अब गल गए हैं। गल बहुत जल्दी जाते हैं और देखो ये बीच में से नीचे से हल्की-हल्की लगनी शुरू हो गई। अब मैंने गैस जो है वो बिल्कुल धीमी कर रखी थी तब भी। तो ये ऊपर-ऊपर से मैं हल्के-हल्के चला रही हूँ ताकि एकदम से अगर जली हुई हो तो वो स्वाद ख़राब ना हो सब्ज़ी का। लेकिन ये है कि सब्ज़ी गल गई है, अच्छी बनी है। अब इसमें एक और चीज़ है जो आप कर सकते हो या नहीं करना चाहो तो नहीं। कुंदरू का जो स्वाद है ना ओरिजिनल, वो खट्टा होता है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल टैंगी फ्लेवर चाहिए और करौंदे वाला फ्लेवर आपको लाना है कि टेस्ट मेकिंग वाली, तो आप इसमें थोड़ी-सी अमचूर ऊपर से भी डाल लीजिए तो आपकी सब्ज़ी और अच्छी बनेगी। अब यहाँ पर कार्टून वाली ये फ़िल्म चल रही है, 1.5-2 घंटे की थी, मैंने भी इवन देखी थी खाने के साथ फिर बैठ के पूरी, और जी जादू की सी थी, थोड़ी-सी तो अच्छी लग रही थी। 8:15 बजे हैं तो यहाँ हमारी सारी रोटी सिक चुकी हैं। मेरे हस्बैंड को पराठा खाने का मन था तो उनके लिए पराठा सेका है, खाना ले लिया, मूवी देखी, उसके बाद आधा पौने घंटे बाद ये सब ख़त्म हो गया। फिर मैं आ गई थी किचन क्लीन करने। अब इस टाइम पे बच्चे जब पढ़ के हटते हैं शाम को, तभी अपना बैग वगैरह लगा लेते हैं। तो यहाँ किचन क्लीन करके मुझे रह जाती है एक तो स्किन केयर, चेहरा धोऊँगी, ग्लिसरीन लगाऊँगी। इसके अलावा जो एक ज़रूरी काम बच जाता है वो रहता है कल के लिए कपड़े डिसाइड करना। तो अगर वो कपड़े कहीं बाहर लॉन्ड्री हैंगर पे सूख रहे हैं या फिर ऑलरेडी कहीं मेरे दिमाग में है कि यहाँ पर रखे हुए हैं, तो आसानी से हो जाता है। बिल्कुल कुछ नया तय करे हुए में से निकालना है तो फिर आयरन वगैरह का भी काम रहता है। तो वो चीज़ ये है कि लेकिन अगर आप इस टाइम पे थोड़ी सी हिम्मत करके 10 मिनट कर लेते हो तो आपको सुबह बहुत आराम रहता है। अब यहाँ का सारा काम निपट गया है, अब मुझे करनी है थोड़ी सी आपके साथ बातें। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है और पसंद आ रही है तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई वीडियो आप मिस ना करो। हाँ जी, निपट गया काम हमारा, बच्चे सोने चले गए हैं, किचन क्लीनिंग हो गई है, टाइम बजा है 9:45। तो 10-15 मिनट मैं आपसे बैठ गई हूँ बात करने के लिए। क्वेश्चन आए थे तीनों आज ही आए हैं, लेकिन जिनके क्वेश्चन मिस हो जाते हैं उनके लिए पहले ही हर बार मैं बोलती हूँ, अनकॉन्शियसली होता है जो भी होता है, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स में अगर मैं उसी दिन या उसके एक आध दिन में बना दूँ उस पर वीडियो तो वो हो जाता है, नहीं तो फिर वो इतने सारे कमेंट्स में लॉस्ट हो जाता है। तो पर्पज़ली ना तो मैं किसी का कमेंट छोड़ रही हूँ और ना ही मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ। सबसे पहली क्लैरिफिकेशन हर बार देती हूँ, इस बार भी दे रही हूँ। अब ये वाले क्वेश्चन जो हैं थोड़े इंटरेस्टिंग से भी हैं, लाइट हैं, इतने इंटेंस नहीं हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है। सो आई थॉट कि आज के वीडियो में इनको इंक्लूड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला, एक तो है कि मिडिल क्लास फैमिली में 2 बच्चे प्लान करने चाहिए या 1, पर्सनल चॉइस है कंप्लीटली हस्बैंड और वाइफ की, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा है, सजेशन चाहिए, तो हियर आई एम कि मेरी इस बारे में क्या सोच है। दूसरा है बच्चों को लेके, 2.5 साल की 4 साल के बच्चे जो होते हैं उनके स्कूलिंग को लेके, अभी बताती हूँ क्या है। और तीसरा आया है यहाँ पर जी कि मैं अपना जो सुबह एक्सरसाइज या योगा करती हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो एक बार मतलब एक एक करके लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले मिडिल क्लास वाला क्वेश्चन, बच्चों वाला, जो थोड़ा सा पता नहीं मतलब क्या कहूँ इसे, कि अलग सा है, फ़नी भी है और कई बार लग रहा है कि इसका क्या ही तुक है पूछने का। लेकिन हाँ फिर भी अगर ये बात करी जाए कि मिडिल क्लास फैमिली में
एक बच्चा प्लान करना चाहिए या दो। तो वैसे तो आपका पर्सनल डिसीजन होता है ये माँ और बाप का, और उसमें भी अगर मुझे चुनना पड़े तो माँ का, क्योंकि एक बेबी डिलीवर करने में जो माँ के एफ़र्ट्स होते हैं, जो माँ को परेशानी होती है, उस हिसाब से माँ का डिसीज़न होना चाहिए कि वो 2 बच्चे पैदा करना चाहती है या 1, पहली बात। अब चाहिए क्या मेरे हिसाब से, मतलब क्या करना चाहिए? मेरा जो मैंने देखा है अभी तक थ्रू आउट द लाइफ़, तो एक कॉन्क्लूज़न मुझे इस बात पे पहुँचा है बच्चों के नंबर पे, इमोशनली और साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, तीनों तरीके से अगर आप बच्चे के बारे में सोचें तो। देखो, अकेला बच्चा होता है, थोड़ा-सा इमोशनली आपको उससे ज़्यादा अटैच रहना पड़ेगा, ताकि उसे अपने साथ के किसी की कमी महसूस ना हो, या फिर कज़िन वाला जो एक सर्कल है वो अगर है, तो एक बच्चा आराम से इमोशनली जैसा होते हैं नॉर्मल बच्चे वैसा होता है। लेकिन अगर आपकी यूनिट फैमिली है और आप दोनों लोग बिज़ी हो, बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, उसकी हर तरीके की छोटी-बड़ी बात सुनने का आपके पास समय नहीं है, तो फिर उसको एक भाई या बहन की ज़रूरत होती है ना? इमोशनली फ़र्क होता है अकेले बच्चे में और जब 2 बच्चे साथ के होते हैं तो। 2 वाले ज़्यादा बेटर होते हैं यहाँ से, है ना? मतलब ये मैं केवल इमोशन की बात कर रही हूँ, आईक्यू की नहीं, ठीक है? अब बात करते हैं फाइनेंशियली। फाइनेंशियली जो मैंने अभी तक देखा है वो सीधा हिसाब ये समझ में आया मुझे कि अगर आप जिस फाइनेंशियल स्तर पे हैं, अगर आपको अपने बच्चे को, अपनी संतान को उससे एक दर्जा ऊपर पहुंचाना है, ये आपका टारगेट है कि आज मैं जिस लेवल पे हूँ उससे एक दर्जा फाइनेंशियल ऊपर वाले लेवल पे मुझे अपने बच्चे को देखना है, तो आप हमेशा एक बच्चा प्लान कीजिए। कितने भी आप कम कमाने वाले हो, लेकिन एक बच्चे को आप अपनी जब पूरी जान लगाएँगे, तो उसको अपने से ऊँचे वाले स्तर पे आप पहुँचा देंगे, बच्चा एवरेज हो तो भी। और अगर आपका बच्चा थोड़ा-सा होशियार और एक्टिव और टैलेंटेड निकल जाता है, तो फिर वो अपनी मेहनत से इससे ऊपर भी जा सकता है। ये मैंने देखा है कई केसेज़ में कि जिनका एक बच्चा था, बेटा या बेटी, लेकिन उन्होंने पूरी मेहनत उसी एक बच्चे में की, सारा पैसा जो भी उनका थोड़ा बहुत पैसा था, कुछ हज़ार में इनकम थी, वो वाले भी अपने ये है कि उस एक बच्चे को उन्होंने एक ठीक-ठाक मतलब लाइफ़स्टाइल वाले पायदान पे पहुँचा दिया, है ना? 2 होते हैं तो फिर आप जहाँ पर आप हो, आप वहीं पर बच्चों को भी मान के चलो कि वो वहीं रहने वाले हैं। तो इस हिसाब से आपको देखना है कि आपके बच्चा जो है वो अकेला ज़्यादा सही रहेगा या फिर 2, है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट बात वही होती है कि आपका लाइफ़स्टाइल क्या है, आप मतलब एक बार एक छोटा बेबी आ गया, आपने उसको जी लगा के बड़ा कर लिया, थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर आप दूसरा अगर आप में इतनी हिम्मत है, तो ठीक। मतलब मैं अपनी बताऊँ, अगर मेरे ये दोनों एक साथ नहीं आती, तो शायद मैं भी एक ही बेबी प्लान करती, चाहे वो बेटी होती या बेटा, ये तय था। फिर चाहे हम अच्छा कमाते या कम कमाते, लेकिन हमारा पक्का इरादा था कि हम एक ही बार जो है वो मतलब बेबी प्लान करेंगे, जैसे भी हो एक बार भगवान दे दे, उसके बाद हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि दूसरा ये हो, लेकिन किस्मत में 2 संतानें थी तो ये एक साथ आ गई, ये हुआ। और अब लगता है कि ठीक है दोनों एक साथ आ गई। तो सारी बात यही है कि आप अपनी गुंजाइश देखिए, वैसे तो बच्चे अपने जब हो जाते हैं तो कितने भी कम हो आदमी उनका ख़्याल रख ही लेता है। लेकिन यही है कुछ प्रैक्टिकल सी बातें कि आप इस तरीके से आप प्लान कीजिए कि बच्चा भी खुश रहे, आप भी खुश रहो और उसे एक आप अच्छी ज़िंदगी दे पाओ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि जो मैं सुबह योगा करती हूँ या मैं सुबह जो भी एक्सरसाइज़ करती हूँ, उसका मैं डिटेल्ड वीडियो शेयर करूँ। तो मैं कभी हमेशा मतलब टेक्निकली जाके एक-एक चीज़ क्यों नहीं बताती उसमें, बहुत डीपली क्यों नहीं दिखाती उस चीज़ को, क्योंकि मुझे लगता है आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस। जो लोग योगा इंस्ट्रक्टर हैं या एक्सरसाइज प्रॉपर करते हैं, क्या स्ट्रेचिंग से क्या हो जाएगा, जिनको बिल्कुल अच्छे से नॉलेज है, वो इस चीज़ के बारे में बात करें, वो आपको सलाह दें, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं जो करती हूँ, मैं सिर्फ़ आपको ये मोटिवेट करने के लिए जो क्लिपिंग शूट होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि मैं आपको ये मोटिवेशन दे सकूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम आधा घंटा जिम ही जाएँ या हमारे पास 1 घंटा एक्स्ट्रा होगा तभी हम एक्सरसाइज करेंगे, नहीं। मेरा मानना ये है कि 5 से 10 मिनट भी, 5 भी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, इतना भी अगर आप निकाल लेते हैं अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज या प्राणायाम के लिए, तो फिज़िकली मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में भी यही कहती हूँ कि फिज़िकली वो जितना काम करती हैं, वो अलग है। उसका मैं मेज़रमेंट नहीं ले सकती कि कितना और कैसे। लेकिन जो मेंटली वो आपको एक वो देती हैं ना मोटिवेशन और एक बूस्ट पूरे दिन के लिए,
वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए अगर मतलब मेरा डिपेंड करता है कि मैं क्या कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं हर बार बताती हूँ कि मैंने कई सारी चीज़ें जो हैं वो दिमाग में याद की हुई हैं इन्हीं के थ्रू। कुछ प्राणायाम तो मैंने सीखे थे प्रॉपर, लेकिन जो स्ट्रेचिंग है या और कोई चीज़ें हैं, वो सब ये है कि मैंने जैसे रैंडमली आप रील देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, तो जैसा कंटेंट आप देखते हैं उसी तरीके का आता जाता है। तो मेरे वॉल पे ज़्यादातर कौन-कौन से पॉइंट किस-किस चीज़ के लिए हैं दबाने वाले, कि कहीं दर्द हो रहा है तो आपको गोली ना खानी पड़े, या ये दबाने से ये चीज़ आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, वो वाले। और जो 1 मिनट और 2 मिनट वाली स्ट्रेचिंग होती है ना, वो मेरी वॉल पे सबसे ज़्यादा आते हैं, कुछ मतलब भारतीय और कुछ विदेशी। तो उनमें से मुझे जो लगता है ना अच्छा-सा, मतलब मैं करके देखती हूँ, शाम में, दिन में, जब भी मैंने देखा, मैं उसे करके देखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि इससे स्ट्रेचिंग का मुझे मतलब अच्छा लग रहा है मेरी बॉडी में, और मुझे लग रहा है कि हाँ, इससे लाइट सा फ़ील हो रहा है, तो मैं वो कर लेती हूँ, ठीक है? लेकिन अगर मैं यही चीज़ आपको सिखाने जाऊँ, तो वो मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा। हर एक का शरीर अलग होता है, पता नहीं उसको क्या सूट करेगा, क्या नहीं, और भगवान ना करे लेकिन मैंने बताया और आपने डिट्टो वैसा ही करने की कोशिश में और आपके शरीर को कोई नुकसान हो गया, तो आपको फिर ये लगेगा कि मतलब सुनीता दीदी ने ऐसा बताया था और हमारा ये हो गया। तो इसलिए मैं मतलब सलाह इस मामले में देने से बचती हूँ कि क्या करें और क्या नहीं। बस मैं ये सलाह दे सकती हूँ कि करें ज़रूर, जो भी करें। पूजा में भी और एक्सरसाइज़ में भी करना ज़रूर चाहिए। आपको जो समझ में आए और जो अच्छा लगे वो करो, ठीक है? इसलिए मैं इसकी डिटेल वीडियो नहीं बनाती। बाकी प्राणायाम और स्ट्रेचिंग की सैकड़ों क्या हज़ारों वीडियो आपको मिल जाएँगी, जो थोड़े टाइम में फुल बॉडी वर्कआउट वाली होती हैं। आपको डांस पसंद है, आपको ज़ुम्बा की मिल जाएगी, आपको योग पसंद है, आपको योग वाले आसन मिल जाएँगे, आपको एक्यूप्रेशर पसंद है, आपको वो पॉइंट वाले मिल जाएँगे, आपको फुल ऑन स्ट्रेचिंग ही करनी है आपको वो, आपको प्रॉपर किसी नर्व के लिए साइटिका या सर्वाइकल के लिए जैसे मैंने देख के करनी शुरू की थी, हर टॉपिक पे आपको जो है इंस्टाग्राम पे, एफबी पे, यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएंगी। और 1-1 मिनट की, तो आप ये है कि रात को बजाय मतलब की रील देखने के बजाय आप कुछ ऐसा देखिए जिससे आपको कुछ मिल जाए। तो मतलब ये मान के चलिए कि अगर आपने आधा घंटा या 1 घंटा फ़ोन में रील्स देखी हैं, तो उसमें से ना बंद करने के बाद एक बार दिमाग में जल्दी से रिवाइंड कर लिया कीजिए कि इस 1 घंटे में आपको मिला क्या? और अगर कुछ नहीं मिला, इसका मतलब आप बेकार चीज़ें देख रहे हो। चाहे आप हँसी की देख रहे हो, कॉमेडी देख रहे हो, मान लीजिए आपकी जॉब ऐसी है, आपका लाइफ़स्टाइल ऐसा है, आप पूरा दिन नहीं हँसे, लेकिन आपने रील देखी और आपको हँसी आई, तो भी आपका वर्थ हो गया देखना। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा सीखते ही रहो। मान लीजिए आपकी हँसी दिलाने वाला ही कोई नहीं है, इस तरीके का आपका लाइफ़स्टाइल है, आप उसे देख के हँस लिए, तो भी आप हँसे तो इसी बहाने दिन भर में। ये भी एक चीज़ है, लेकिन कुछ क्रिएटिव अगर आपने सीख लिया या आपने अपनी बॉडी के लिए कुछ सीख लिया, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्रिएटर्स हैं, मैं हूँ रील बना रही हूँ, आपने देखा कोई रील आइडिया आपको मिल गया, अपनी एक प्लेलिस्ट बना लीजिए रील आइडियाज़ करके कि हाँ, ये अच्छी है, ये मैं बना सकती हूँ। आपको कोई साउंड पसंद आई कि जिस पे आपको लगता है कि आप उस साउंड पे बना सकते हो, आप वो साउंड सेव कर लो। तो कहने का मतलब सिर्फ़ बिना सोचे समझे ऐसे-ऐसे स्क्रॉल करने की बजाय उसको कुछ प्रोडक्टिव बना लो, तो वो 1 घंटा भी आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, जो आपको फ़ोन देखना है, रील देखनी है, लेकिन वो भी आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। इस तरीके से आप अपने लिए एक्सरसाइज़ चुनिए और बड़ी सावधानी से हल्की-सी करके देखिए। उन पे भी अंधविश्वास मत कीजिए, मैं यही बता रही हूँ आपको। ठीक है जी, ये हो गया जी एक्सरसाइज़ से संबंधित। अब तीसरा क्या था हमारा? छोटे बच्चे का था, हाँ, एक। तो उनकी क्या था क्वेश्चन कि उनकी 4 साल की बेबी है, जब वो 2.5 साल की थी तब उन्होंने उसे स्कूल में डाल दिया और वो तब से जो है अच्छे से हँसी-खुशी स्कूल जाती थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से वो स्कूल जाने के लिए मना कर रही है। क्यों कर रही है? जब पूछा बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि टाइम ऐसा है कि बुरे ख़्याल भी दिमाग में आते हैं कि बच्चा सडनली मना क्यों कर रहा है। तो सब माँ-बाप मैं देखती हूँ इस टाइम पे काफ़ी जागरूक हैं। तो जब पूछा होगा उन्होंने अपनी बेटी से, तो ये हुआ कि मैम ने उसे ये डराया कि मैं आपको कॉकरोच वाले कमरे में बंद कर दूँगी। फिर मैम से बात की गई कि भई बच्चा इतना डर गया, आपने ऐसा कह दिया। तो उसमें ये हुआ कि जी वो अपनी फ्रेंड से पूरा टाइम बातें करती रहती है, क्लास में कॉन्सन्ट्रेट नहीं करती, इसलिए उन्हें कहना पड़ा मैम को ऐसा। ठीक है? अब वो बच्ची स्कूल नहीं जा रही, तो उनकी मम्मी जो है वो एक वो कर रही हैं आशा मुझसे कि मैं कुछ ऐसा बता दूँ जिससे उनकी बेटी स्कूल जाने लगे। ठीक है? अब देखो आपने मैम से बात करके देख लिया, मैम ने एक छलावा दिया डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मारना-पीटना
अब सभी टीचर्स अवॉइड करते हैं, पहले वाली बात नहीं रही। आराम से जितना काम हो जाए उतना अच्छा, ना तो अलाउड है और ना ही मन करता है। सही बताऊँ तो अब ये बात हो गई है, टीचर्स में बदलाव आ गया। टीचर खुद भी प्यार से ही पढ़ाना चाहते हैं और ये नियमतः भी नहीं है। तो मार तो सकते हैं नहीं बच्चे को। अब ये भी बात फैक्ट है कि बिना डर के डिसिप्लिन नहीं होता। तो जब मार का डर नहीं है, सज़ा भी नहीं दे सकते आप, फिज़िकल मतलब उसको कुछ नहीं कर सकते, तो फिर मैम ने ये कि भई ये कॉकरोच वाला कमरे में आपको बंद कर देंगे, ठीक है? उन्होंने ये बोला, जो मुझे स्टैंड समझ में आ रहा है मैम का। अब आपको क्या करना है? आपको अब बच्चे को छलावे में नहीं रखना। भले आपकी बेटी 4 साल की है, अब उसको आपको रियलिटी बता देनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मतलब मेरे सामने ये स्थिति आती तो मैं यही करती कि मैं अपनी बेटी को बैठा के बताती कि बेटा आप बातें करते हो, क्लास में आप ध्यान नहीं दे रहे, इससे आपकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और मैम आपको बहुत प्यार करती हैं, तो वो आपको देखो डाँट भी नहीं रही, आपको मार भी नहीं रही, लेकिन वो ना आपको चुप कराने के लिए उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसे आपको एक रूम में बंद कर देंगे। एक्चुअली कोई रूम ऐसा है भी नहीं रूम क्लास में और ना स्कूल में। ये बातें आपको बच्चे को क्लियर बता देनी है अपने, और सिर्फ मैम का ना मानना देखो कि मैम ना आपको पढ़ाना चाह रही हैं और आप डिस्टर्ब हो रहे हो, क्लास में बातें कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी फ्रेंड का भी नुकसान हो रहा है और मैम की जो है वो बाकी क्लास भी डिस्टर्ब हो रही है। आप जब ढंग से समझाओगे, उसे पूरी बात एक्चुअल में समझा दो जो है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बच्ची समझ जाएगी, भले वो 4 साल की है। जब उसे ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में कॉकरोच नहीं है, केवल मुझे वो, क्योंकि हमें पता है क्या लगता है, जो मुझे समझ में आया बच्चों के बारे में, हमें लगता है कि बच्चों को जब हम बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। नो, एक्चुअली बच्चों को जब हम बड़ों की तरह ट्रीट करने लगते हैं कि उन्हें हम जो भी करने को कह रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक, उनको जितना उनकी एज के अकॉर्डिंग उनके लिए जानकारी मतलब गलत ना हो जाए, जितनी वो जानने के लायक हैं उतनी एग्जैक्ट, मतलब जिसमें कहना मतलब आप ये समझो कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो एक एज के बाद ही पता चले बच्चे को तो सही है। सेक्सुअल रिलेशनशिप या ज़माने में कितने गंदे बुरे लोग हैं, या गुड टच बैड टच हमने शुरू से बता दिया, लेकिन बैड टच का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और उसके साथ क्या हो सकता है वो सब आप इतनी छोटी एज में नहीं बता पाते, लेकिन ये बता देते हो कि हाँ यहाँ छूने से आपको शोर मचाना है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, यही है ना। तो इस तरीके से जब बच्चा ऐसी पजल सिचुएशन में आए तो आपको जहाँ तक हो सके उसको एक्चुअल रीज़न, एक्चुअल बात बता देनी है, बजाय मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाने के। तो बच्चा जल्दी मानता है बात, समझता है चीज़ों को, साथ में उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि मेरी मम्मी मुझसे कहानियाँ नहीं बना रही, मुझे एक्चुअल बता रही हैं। आपके ऊपर उसका ट्रस्ट बढ़ता है कि अगर मेरी मम्मी ने बोला है तो ये बात सच होगी। ये चीज़ मैं शुरू से फॉलो करती आ रही हूँ, इसीलिए आपको सलाह दे रही हूँ। मुझे इसके रिज़ल्ट मिले हैं कि अगर कोई बेफ़ालतू की कहानी या कुछ और बता भी देता है ना मेरे बच्चों को, वो आके सीधे मुझसे कन्फर्म्ड करती हैं कि मम्मी ऐसा है। अगर मैंने कह दिया है तो फिर उनके लिए वो पत्थर की लकीर है कि मम्मी ने भी कह दिया, इसका मतलब ये बात है। और अगर मैंने कह दिया कि बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, आप खुद ही सोचो, ये सिर्फ़ आपको कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन दरअसल आपको ये करवाना चाह रहे हैं, तो आप मान लो ये चीज़ है, तो वो उसके अकॉर्डिंग मान जाती हैं। तो आपको भी अब अपनी बेटी को इट्स हाई टाइम कि उसे ये समझा देना है कि और कोई बात नहीं है, लेकिन क्लास में आप बातें करते हो इसलिए थोड़ा मैम को कहना पड़ रहा है, और अगर आप बातें करना बंद नहीं करोगे तो फिर शायद मैं भी बोल दूँ मैम से कि वो आपको डांटें, या मैं भी आपको डांट सकती हूँ, सब लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं। तो आपको पहले अपना काम करना है ढंग से और क्लास में बातें नहीं करनी। एक आध कोई ज़रूरी बात है तो आप कर लो, इतनी बात आपको समझा देनी है और उम्मीद पूरी है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। करके देखना और उसके बाद फिर मुझे बताना ज़रूर कमेंट में, क्योंकि मैं भी क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि ये चीज़ काम करती है सबके लिए या मेरे लिए काम करती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न उत्तर ख़त्म होते हैं 3। मतलब वैसे अलग से वीडियो में बाद में आओ बहन बातें करें कि अगर इस तरीके कोई क्वेश्चन और आए तो मैं शूट करूँगी घर परिवार से रिलेटेड, मैं भी उस चैनल पे भी अपलोड कर दूँ जो आओ बहन बातें करे वाला है। तो क्वेश्चन भेजते रहिए, कोशिश पूरी करती रहूँगी जवाब देने की जितनी भी मुझे समझ है। और फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।